वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। क्लास 10 के बच्चों, कैसे हो आप? आपके एसएसटी में सिविक्स में एक चैप्टर रहा है जो आपके हाफ ईयरली सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो वो चैप्टर आज हम करेंगे। और सिविक्स के लिए जो चैप्टर्स चल रहे हैं ना, देखो, जो हमने पढ़ना कहाँ से शुरू किया था, हमने पावर शेयरिंग पढ़ी, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने फेडरलिज्म पढ़ा। तो जब हम शक्ति पृथक्करण पढ़ रहे थे, शक्तियों का बंटवारा पढ़ रहे थे, और उसके बाद में हमने संघवाद पढ़ा, तो हमने देखा कि राजनीति में किस तरह से इस तरह के काम होते हैं कि शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, किस तरह से अलग अलग पूरे देश के जो सिनेरियो है उसके अंदर वेलफेयर के काम कैसे किए जाते हैं, वो हमने देखा। उसके बाद जो आपका सेक्शन आया था, उसमें सेगमेंट, उसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, जो आपका थर्ड चैप्टर है, वो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि लोकतंत्र और विविधता। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी पढ़ने के बाद अब हम इस डाइवर्सिटी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इन जो हमने जिस तरह से उस चैप्टर में डिस्कस किया था कि किस तरह डाइवर्सिटी कई बार जो है डिविजन्स क्रिएट कर देती है, या फिर किस तरह हमारे डिफरेंसेस कई बार डिविजन्स क्रिएट कर देते हैं। तो उन डिविजन्स जो डिविजन्स क्रिएट हो चुके हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भेदभाव, जो कुछ दूरियां हम अपने रोजमर्रा के समाज में, रोजमर्रा के जो जीवन है उसमें हम फील करते हैं कि क्या क्या आ गए हैं हमारे समाज में, उनका आज हम डिस्कशन करेंगे। और वो डिस्कशन दिया हुआ है आपके फोर्थ चैप्टर में, जो है लिंग, जाति और धर्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन मतलब टोटलिटी में हमारे समाज में जिस तरह से डिविजन्स आ गए हैं, क्यों आ गए हैं, क्या उनकी वजह रही है, और साथ ही साथ वो बंटवारे, वो डिविजन्स, वो भेद किस तरह से हमें प्रभावित कर रहे हैं, ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत कुछ समझने वाला भी नहीं है इस चैप्टर में। आपको बस इतना सा समझना है कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, ये क्यों हमारे समाज में है, और इनको हटाया कैसे जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। 3 प्रकार के हमारे समाज में सामाजिक अंतर हैं। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ डिवीजन। वैसे अगर देखा जाए तो अलग अलग बहुत सारे डिविजन्स हैं। आप देख सकते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर भी डिवाइड किया जाता है, यानी कि लैंगिक भेदभाव है जो बहुत ज्यादा इंटरप्रेट किया जाता है। उसके साथ साथ रिलीजन, धार्मिक जो भेद है वो भी हमारे समाज में बहुत हद तक, या ऐसे कह सकते हैं कि बहुत वृहद स्तर पर देखने को मिलते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी बहुत बड़ी वजह है हमारे समाज में अलग अलग वर्गों के बनने की। जेंडर, ये तो खैर सेक्सुअल ओरिएंटेशन में आ ही जाता है। उसके बाद एजेस को लेकर भी काफी ज्यादा भेदभाव है। जो पीढ़ियां नई नई आती है, और खास करके आजकल के टाइम में जैसे जैसे आगे की पीढ़ी आती जा रही है, वो बहुत टेक्नो सेवी होती है। तो वो और साथ ही साथ आजकल जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम है ना, बच्चे कई बार उतने ज्यादा जो है ओबीडियंट होते भी नहीं है जितने पहले के बच्चे हुआ करते थे। आप सबके घर में ये कहते ही होंगे कि हम तो ऐसे थे और आप ऐसे हो। तो ये सब चीजें जो है वो समाज में कहीं ना कहीं भेद पैदा कर रही है, समाज में कहीं ना कहीं समाज को बांट रही है। फिर रेस एंड एथनिसिटी भी एक बड़ा मुद्दा है। रेस एंड एथनिसिटी का मतलब होता है प्रजातीय भिन्नता। ठीक है, कल्चर, डिसेबिलिटी, और ये सब जो चीजें हैं ये हमारे समाज में डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये सारे डिफरेंसेस डिविजन्स को क्रिएट नहीं करते हैं। ये हमारे समाज के भेद हैं, लेकिन ये भेदभाव नहीं लेके आते हैं, ये भेद हमारे समाज का बंटवारा नहीं करते हैं। 3 प्रकार के सामाजिक अंतर हैं जिनकी हम इस चैप्टर में बात करेंगे, जो सामाजिक विभाजन और असमानताओं का रूप ले सकते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि ले लिया है। बहुत हद तक हमारे समाज में अंदर तक ये भेद बैठ गए हैं। ये सामाजिक अंतर कौन कौन से हैं? लिंग, धर्म और जाति पर आधारित है। दे आर बेस्ड ऑन gender, religion and caste, and these differences are slowly taking place of social divisions. So these differences are making divisions in our society. That's why we are going to read it in this chapter. तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह ये जो 3 भेद हैं, लिंग के भेद और जाति के और धर्म के, ये किस तरह हमारे समाज को कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेंडर डिवीजन के बारे में। जेंडर डिवीजन क्या होता है, जिसको हम लिंग भेद कहते हैं। देखो, लिंग भेद
प्रकृति ने इंसान को अलग अलग रूपों में बनाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रकृति का जो है आगे से आगे चलते रहना, प्रकृति का जो है निरंतर बने रहना, और इसीलिए जो है मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर हुआ है। अगर हमारे समाज में देखें तो हम मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इस तरह से अलग अलग जेंडर्स देखते हैं, लेकिन फर्क क्या है? ठीक है ना, प्रकृति ने उनको जरूर अलग बनाया है, लेकिन वो ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि प्रकृति को इस चीज की जरूरत है। परंतु हमने कुछ ऐसे फर्क उनके अंदर विकसित कर दिए हैं जो एक जेंडर को दूसरे जेंडर से कमतर कर देते हैं, विच मेक अदर जेंडर मोर इंफीरियर देन द अदर। तो इससे क्या होता है? इससे भेद उत्पन्न होता है। देखो, लड़ाई कब होती है, झगड़ा कब होता है? जब दो चीजें बराबर लेवल पर हो तो कभी भी झगड़ा, कभी भी लड़ाई, कभी भी जो है उनमें भेद नहीं होता। लेकिन जब कभी एक चीज को दूसरे चीज से नीचे कर दिया जाए तो उसमें फर्क दिखने लगता है। अब वो चाहे आप कोई वस्तु ले लो और या फिर हमारे समाज में किसी वर्ग को ले लो, अगर एक वर्ग को दूसरे वर्ग से कमतर आंका जाएगा, नीचे रखा जाएगा, उसको दबाने की कोशिश की जाएगी, तो हमेशा क्या होगा? झगड़ा होगा, डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। और डिफरेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, मुश्किल तब आती है जब ये डिफरेंसेस डिविजन्स क्रिएट कर देते हैं। भेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, भेद तो खुद प्रकृति ने कर दिया है, लेकिन जब ये भेद जो है वो मतभेद उत्पन्न कर देते हैं ना, तो हमारे समाज में समस्याएं आने लगती है। तो सबसे पहला जो हम भेद पढ़ेंगे वो है लैंगिक भेद या फिर लिंग भेद या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लिंग भेद जो है पदानुक्रमित सामाजिक विभाजन का एक रूप है जो हर जगह मौजूद है और राजनीतिक अध्ययन में इसे बहुत महत्व दिया जाता है। पदानुक्रमित क्या होता है? पदानुक्रमित इंग्लिश में जिसको कहते हैं हायरार्की। हायरार्कियल सिस्टम क्या होता है? देखिए, हायरार्कियल सिस्टम में हमेशा नीचे वाले ऊपर वाले की बात मानते हैं और ऊपर वाले जो भी स्टेटस पर होता है वो हमेशा क्या होता है? नीचे वालों को ऑर्डर देता है। लेकिन ऐसा मोस्टली होता है वहां पर जहां कोई सिस्टम क्रिएट करना होता है। ठीक है ना, सिस्टम क्रिएट करने का मतलब जैसे आप समझिए ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वहां पर अगर कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं तो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उन सबसे ज्यादा अनुभवी हो या उन सबसे ज्यादा शिक्षित हो या जो पद में उन सबसे बड़ा हो और वो उन सबको कंट्रोल कर सके, उन सबको ऑर्डर दे सके, उन सबको इंस्ट्रक्ट कर सके, उन सबको निर्देश दे सके। ठीक है ना, उसको हम पदानुक्रम कहते हैं। और अगर वो उस सिस्टम में है तब तक बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये पदानुक्रम जो है वो हमारे समाज में आ जाता है और वो समाज में उसकी शैक्षणिक योग्यता या फिर और किसी योग्यता या किसी अच्छाई के बल पर नहीं आता, वो पदानुक्रम सिर्फ इसलिए आ जाता है कि आप इस लिंग के हैं इसलिए आपको बड़ा स्थान दिया जा रहा है, आप इस लिंग के हैं इसलिए आपको नीचा स्थान दिया जा रहा है। तो ये पदानुक्रम क्या करता है? तो ये पदानुक्रम समाज में विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, भेद उत्पन्न कर देता है। लिंग विभाजन को प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय रूप में समझा जाता है। जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल टू। ये सबसे बड़ी और गलत बात है कि हम ये मानते हैं कि जिस तरह से ये जेंडर डिवीजन हुआ है ये अनचेंजेबल है। पहले तो आप जेंडर डिवीजन समझिए। देखिए, जेंडर अलग चीज है, लैंगिक जो भेद प्रकृति ने दिया है वो एक अलग चीज है, लेकिन जेंडर डिवीजन क्या है? जब हम ये टेंड करते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि एक जेंडर जो है वो इस काम को करने के लिए, एक जेंडर इस काम को करने के लिए। आप इसको सीधे से शब्दों में इस तरह समझिए, जब हम ये मान लेते हैं कि औरतें सिर्फ घर संभालने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए हैं और सिर्फ ये मान लेते हैं कि पुरुष बाहर जाकर काम करने के लिए हैं, तो वहां डिवीजन क्रिएट होने लग जाते हैं, वहां भेद उत्पन्न होने लग जाते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? औरतें ऑफ कोर्स ये जो काम है, जो मातृत्व का काम है, ये औरतें ही कर सकती है और और कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो नैसर्गिक है, वो बिल्कुल प्राकृतिक है, उसका घर में रहने या बाहर जाने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते ये भेदभाव चलते रहेंगे। और इस तरह की सोच कि ये सिर्फ यही कर सकता है, ये सोच ही भेदभाव को उत्पन्न करती है। डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में इस प्रकार की सोच की वजह से ही आता है। महिलाएं घर के अंदर के सभी काम करती है और पुरुष बाहर के सभी काम करते हैं और इसे ही श्रम के लिंग विभाजन के रूप में जाना जाता है।
women do all work inside the home and men do all work outside the home and this is known as sexual division of labor. तो अगर आपकी क्वेश्चन भी है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम के लैंगिक विभाजन के बारे में आप क्या जानते हैं या श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि अपने आप को ये बताना या ये समझाना, ये मान लेना कि महिलाएं घर के कामों के लिए बनी और पुरुष बाहर के कामों के लिए, और इसी पर जो है कायम रहना, यही श्रम का लैंगिक विभाजन है। कि उसका क्या लेना देना कि कोई काम कहाँ कर रहा है। आप सभी बाहर जाते हो खाना खाने के लिए, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द होटल्स, मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स और वहां पर मोस्ट ऑफ द जो शेफ्स होते हैं वो पुरुष होते हैं, ठीक है। तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है उनका खाना, तो फिर घर में भी पुरुषों को खाना बनाना चाहिए इस हिसाब से। तो ये सब चीजें जो हम जिनको टेंड करके बैठ जाते हैं, जो हम मान लेते हैं, जो हम अपनी मेंटालिटी में सेट कर लेते हैं, वो सब चीजें ही आगे जाकर श्रम के लैंगिक विभाजन को व्यक्त करती हैं या जिनको हम जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर कह सकते हैं। अब देखिए पुरुष क्या सोचते हैं कि महिलाओं के लिए घरेलू काम बने हैं, जबकि पुरुषों को जब इन्हीं कामों के लिए जब पुरुषों को नौकरियों का भुगतान कर दिया जाए या जब इन्हीं कामों के लिए पुरुषों को पे कर दिया जाए तो वो इस व्यवसाय को लेने के लिए तैयार होते हैं। अभी मैंने कहा ना कि होटल्स में बहुत सारे शेफ होते हैं जो पुरुष ही होते हैं, मोस्टली पुरुष होते हैं। लेकिन अगर वही पुरुषों को घर में कहा जाए कि आप खाना बनाओ, ये मेरा काम थोड़ी है, वो यही कहते हैं। तो ये जो चीजें, ये सोचना कि भाई आपको जब इसके लिए पे किया जा रहा है तो आप ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन जब आपको घर में वही काम विदाउट पे करना होता है तो आपको लगता है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा करने वाला काम थोड़ी है, ठीक है ना। तो ये गलत है और यही श्रम के लैंगिक विभाजन के उत्पन्न होने की सबसे बड़ी रीजन बन जाता है। Men think that it is for women to attend to household work. However, when these jobs are paid for men, men are ready to take up this as occupation. अब ठीक इसी तरह महिलाएं भी घरेलू श्रम के अलावा बाकी का काम सशुल्क करती हैं, लेकिन घर पे अगर वो कोई काम करें तो उसके पैसे नहीं लेते, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अगर आप घर का काम कर रहे हैं तो आपको पेमेंट लेना चाहिए या आपको उसको शुल्क लेके करना चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए, क्या उस किए गए काम को आप काम की श्रेणी में रख सकते हैं? क्या उस किए गए कार्य को आप अगर वेतन में बांधें तो आप उसकी कीमत निकाल सकते हैं? नहीं निकाली जा सकती है ना, क्योंकि सुबह सबसे पहले उठने से लेकर सबसे बाद में सोने तक महिलाएं घर के सारे काम करती हैं और इतने काम करती हैं और वो इतने लेबरस होते हैं कि कई बार थकान सबसे ज्यादा हो जाती है। बट दिस इज नॉट इवन काउंटेड इन अ वर्क, लेकिन उसको काम की श्रेणी में ही नहीं रखा जाता, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई है कि ये काम इसके लिए है, दिस इज पेड, दैट्स व्हाई मेन आर सुपीरियर, एंड दिस इज नॉट पेड, दैट्स व्हाई विमेन आर इंफीरियर। भाई किसी काम के लिए अगर पे किया जाता है, शुल्क दिया जाता है, अगर श्रम का भुगतान किया जाता है तो वो काम पुरुषों के लिए है और इसीलिए पुरुष जो है वो अधिक ऊंची स्थिति में है, और महिलाओं के द्वारा किए गए काम चूंकि उनका शुल्क नहीं दिया जाता इसलिए वो काम नीचे हैं और उनको उन कामों को करने की वजह से महिलाओं की स्थिति भी कमतर होती है। ये हमारा मान लेना, ये हमारी गलत सोच का परिचायक है। अधिकांश समाजों में राजनीति में महिलाओं की भूमिका न्यूनतम है। नारीवादी आंदोलनों के माध्यम से महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में समान अधिकारों की मांग की जाती है। अब देखो एक शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, फेमिनिस्ट जो शब्द है या फेमिनिज्म जो शब्द है, फेमिनिज्म यानी नारीवाद या फेमिनिस्ट यानी नारीवादी, इनका क्या मतलब होता है? तो हिंदी में तो आपको ये शब्द आराम से समझ में आ जाएगा, वैसे तो इंग्लिश में भी आ जाता है, बट अगर लिखना हो कि इससे आप क्या समझते हैं तो आप क्या लिखेंगे? फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट कौन होता है? वो जो फेमिनिज्म को मानता है। तो फेमिनिज्म क्या हुआ, नारीवाद क्या हुआ? जब महिलाओं के बराबर अधिकारों की मांग की जाती है। तो कई इस शब्द को जो है नेगेटिव अर्थ में लेते हैं, बहुत ही नकारात्मक अर्थों में ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारे के सारे जो अधिकार है वो नारियों को दे दी जाए या महिलाओं को दे दिए जाए। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि यदि समाज में, प्रकृति में महिलाओं को बराबर संख्या में बनाया गया है, यदि आधा हिस्सा महिलाओं का है तो बाकी अधिकारों में भी आधे का मतलब बराबर अधिकार, पुरुषों के बराबर अधिकार महिलाओं को दिए जाने चाहिए। और ऐसी सोच का जो आंदोलन है उसको फेमिनिज्म कहते हैं और इस आंदोलन को आगे ले जाने वाले को फेमिनिस्ट या नारीवादी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपके
इस प्रश्न पर लिंग विभाजन और राजनीतिक संगठन की राजनीतिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद करती है। यानी अगर ये क्वेश्चन रेज किया जाए, अगर ये क्वेश्चन उठाया जाए कि क्या इस नारीवाद की राजनीतिक अभिव्यक्ति सही है, तो हाँ, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति को आगे बढ़ाने में जो है मदद मिल सकती है। Political expression of gender division and political mobilization on this question help to improve women's role in public life. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 देश हैं, तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन देशों में महिलाओं की स्थिति अगर देखी जाए, चाहे पॉलिटिकली देखो, चाहे सोशली देखो या इकोनॉमिकली देखो, बहुत अच्छी है। मतलब पूरी दुनिया में इन देशों को महिलाओं की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाता है तो ये देश सबसे आगे की स्थिति में होते हैं। इन देशों को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियाई देश भी कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, या फिर इन तीनों के नाम क्या क्या हैं? स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। इन 3 देशों में भारत अभी भी पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज है। इंडिया स्टिल मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कियल सोसाइटी। क्या होता है पेट्रियार्कियल या पितृसत्तात्मक? देखिए, जब पिता के जीनोम को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और परिवार में भी किसी आदमी की ही सबसे ज्यादा जो है प्रधानता दी जाती है, तो उस समाज को पितृसत्तात्मक कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ पेट्रियार्कियल सोसाइटीज ही हैं। दुनिया में बहुत से ऐसी कम्युनिटीज हैं जो मातृ सत्तात्मकता को फॉलो करते हैं, जो मातृ सत्तात्मक समाज है। तो पितृसत्तात्मक हो या मातृ सत्तात्मक हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो पुरुष प्रधान है या फिर बराबर अधिकार देने वाले हैं या महिला प्रधान है। ठीक है ना? तो अगर हम भारत में जिस तरह का समाज है वो पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ मेल डोमिनेटेड भी है, यानी कि पुरुष प्रधान भी है। भारतीय महिलाओं को निम्नलिखित तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ऐसे कौन से ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय महिलाओं को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, इसकी वजह क्या क्या है? तो दोनों चीजें जो है इन पॉइंट्स में कवर हो जाती है। सबसे पहले तो पुरुषों में 76% की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 54% ही है। हालांकि नए जो आंकड़े हैं वो काफी अच्छे हैं, जहां पुरुषों की जो साक्षरता दर है, पुरुषों की साक्षरता दर 82% से ज्यादा है और महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 65% से ज्यादा हो गई है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में जो ये 76% और 54% दी हुई है, तो आपको यही याद करने हैं। ठीक है ना? द लिटरेसी डेटा रेट अमंग विमेन इज ओनली 60। ये जो 65% और 82% है, ये नए आंकड़े हैं, तो आपको 76% और 54% याद करने हैं। इज ओनली 54% कंपेयर टू 76% अमंग मैन। तो पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो 76% है और महिलाओं की 54%, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। The proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. अगर जो उच्च, जहां पर बहुत ऊंचा वेतन मिलता है, ऐसे नौकरियों के अनुपात देखा जाए तो अभी भी स्त्रियों की संख्या वहां भी काफी कम है। समान पारिश्रमिक अधिनियम के बावजूद महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। इस एक्ट का नाम इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। क्या होता है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो है वो 1976 में 1976 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया और इस एक्ट में, समान पारिश्रमिक एक्ट में ये कहा गया कि यदि महिला और पुरुष किसी एक इंस्टीट्यूशन में, किसी एक जगह पर एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको वेतन भी समान दिया जाएगा। ठीक है ना? तो इसको समान पारिश्रमिक कानून इसीलिए कहा जाता है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। क्यों? क्योंकि ये क्यों बनाया गया? क्योंकि अलग अलग जगह पर ऐसा होता था कि अगर एक जैसा काम कर रहे हैं फिर भी महिलाओं को वेतन कम दिया जाता है और पुरुषों को ज्यादा दिया जाता था। तो इसीलिए ये कानून बनाया गया कि यदि समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। और सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात हमारे समाज की ये है कि भारत के कई हिस्सों में आज भी माता पिता बेटियों की बजाय बेटों की इच्छा रखते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी संतान बेटियां ना हो बल्कि बेटे हों। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रिफर टू हैव सन्स इंस्टीड ऑफ डॉटर्स।
तो उसकी वजह से भी जब डॉटर्स हो जाती हैं या एक से ज्यादा हो जाती हैं तो कई बार उनको बहुत ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है अपने ही सगे भाई के साथ। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति को कहीं ना कहीं कमतर कर देती हैं। अब ये आप देखिए जरा, हम पॉलिटिकल जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लास्ट करता है वो देखिए कि अगर हम भारत की स्थिति देखें या एशिया की स्थिति जो इसमें दी हुई है, पुराने या आज से 10 साल पहले की 2005 की बात, 2005 और 2015 के ये आंकड़े हैं, तो 2005 में भारत में या ऐसा कह सकते हैं कि एशिया में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 15% था, ठीक है। और अब बढ़कर कितना हुआ है, अब बढ़कर लगभग 19% हो गया है, लगभग 19%। भारत में ये आज भी 15% से नीचे ही है। ये हम पूरे एशिया की बात कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका में देखें तो ये 19% से बढ़कर 27% हो गया है, 19% से बढ़कर 27% हो गया है। पैसिफिक अगर देखा जाए तो पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड्स हैं वहां पर 11% से बढ़कर 13% हुआ है। और अरब स्टेट्स, वहां पर इनकी जो संख्या है वो पहले जो है सिर्फ 9% के करीब थी, जो अब 18% के करीब हो रही है। सब सहारन अफ्रीका में भी 15% से बढ़कर 22% हो गया है। और रूस में ये या यूरोप में 19% से बढ़कर लगभग 25% के करीब चला गया है। लेकिन फिर भी आप इस एक चीज को कंसीडर कीजिए कि इस दुनिया में महिलाओं की जनसंख्या जो है वो 50% के करीब है, यानी आधा आधा होता है। हम सभी ये जानते हैं कि आधा विश्व महिलाओं को और आधा विश्व पुरुषों को कहा जाता है। तो अगर आधी दुनिया की जनसंख्या जो है उसको 25% से ज्यादा कहीं भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आधी जनसंख्या को हम आधे से भी मतलब चौथाई से भी कम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब अगर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात भारत के दृष्टिकोण से की जाए तो नारीवादियों के अनुसार जब तक महिलाएं सत्ता पर नियंत्रण नहीं करती उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ऐसा हम भारत में तो बहुत टाइम से देख रहे हैं कि जो रिजर्वेशन बिल है महिलाओं के लिए वो लंबे समय से अटका हुआ पड़ा है। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट्स, अनलेस विमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट एडेक्वेट अटेंशन। अगर भारत में इसको आंकड़ों के रूप में देखा जाए तो भारत में विधायिका में महिलाओं का अनुपात बहुत ही कम रहा है। जैसे लोकसभा में ये अपनी कुल संख्या का 14% से भी कम है। और अगर राज्य विधानसभाओं की बात करें, हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखें तो ये 5% से भी कम है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस भारत में एक बार राष्ट्रपति महिला थी, एक बार प्रधानमंत्री जो सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में मानी जाती है वो महिला थी, हमारे जो लोकसभा है उनकी स्पीकर उस समय महिला थी, और बहुत महिलाएं जो है वो भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो ऐसे भारत में जहां पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की बात की जाती है वहां पर भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। In India, the proportion of women in legislature has been very low. For example, in Lok Sabha, it is not even 14% of its total strength, and in state assemblies, it is less than 5%. तो राज्यों में तो बहुत ही हालत खराब है। लेकिन आप ये कहेंगे कि हम कहीं ना कहीं पंचायती राज में, लेकिन वो तो कानून बनाकर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है, उनको उस कानून के रूप में रिजर्वेशन दिया गया है। और बहुत ही सोचने वाली बात है कि इस संबंध में भारत लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों से भी बहुत पीछे है। अफ्रीका के जो कम पढ़े लिखे देश हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत से बहुत पिछड़े हुए देश हैं, उनसे भी हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से भारत जो है वो लास्ट 20 कंट्रीज में से है। लास्ट 20 यानी सबसे लास्ट की जो 20 कंट्रीज हैं, अगर औरतों की रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखा जाए तो भारत दुनिया के आखिरी 20 देशों में आता है। आखिरी 20 देशों का मतलब बहुत ही ज्यादा कम है, यानी अगर 200 देश भी माने तो लगभग 180 देश हमसे आगे चल रहे हैं इस मामले में। भारत में निर्वाचित निकायों में महिलाओं के उचित अनुपात के लिए कानूनी प्रावधान होना चाहिए, और ये पंचायती राज के माध्यम से तो कर दिया गया है। देयर शुड बी लीगल प्रोविजन for having a fair proportional of women in the elected bodies, and in India it is done through Panchayati Raj.
पंचायतों और नगर पालिकाओं में स्थानीय निकायों में अब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। 33% रिजर्वेशन इज ऑलरेडी गिवन टू विमेन इन पंचायती राज एंड ऑल द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस। महिला संगठन और कार्यकर्ता महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 1/3 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में एक विधेयक लंबे समय से संसद के समक्ष लंबित पड़ा है। वो उसको पास करवाने के लिए भी नहीं सोच रहे हमारे नेता कि भाई कम से कम 1/3 तो उनको रिजर्वेशन दिया जाए। Women's organization and activists have been demanding a similar reservation. Similar reservation means the 33% of at least 1/3 of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women. In this regard, a bill is pending before the parliament for a long time. तो ये थी हमारी किस तरह से लैंगिक भेदभाव होता है हमारे समाज में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो रिलीजनल प्रोपोर्शन है हमारे देश में वो क्या है। रिलीजनल प्रोपोर्शन को देखा जाए तो अगर हमारे देश के 121 करोड़ लोगों को अगर स्प्लिट किया जाए अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, तो 79.80% जो है वो हिंदू कम्युनिटी है, 14.20% मुस्लिम कम्युनिटी है, 2.30% क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसके अलावा 2.08% जो है वो सिख कम्युनिटी है, 0.84% बुद्धिस्ट हैं, 0.45% जैन है, 0.79% अदर्स हैं, और उसके अलावा जो एस्थेटिक्स हैं जो नहीं मानते हैं किसी में भी धर्म में भी, वो लोग भी यहाँ निवास करते हैं। अगर देखा जाए या इसको मेनली कहा जाए तो हमारे कंट्री में जो ये टोटल प्रोपोर्शन है जिसमें हम सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू और उसके अलावा अदर्स हम कह सकते हैं, तो उसमें प्रोपोर्शन में देखा जाए तो 80% के करीब हमारे देश में हिंदू हैं। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि हमारा देश कितना डाइवर्स है धर्म के मामलों को लेकर। अब हिंदू धर्म भी जो है वो अलग अलग सेक्ट्स में बटा हुआ है, कुछ वैष्णव है, कुछ शैव है, कुछ शाक्त हैं, कुछ निम्बार्क हैं, कुछ रामानुजी हैं, कुछ अलग अलग तो सेक्ट्स में बटा हुआ है। उसमें तो खैर कोई डाइवर्सिटी तो बहुत है हमारे देश में, लेकिन फिर बात वही घूम फिर के आपके 3rd चैप्टर वाले की आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि अगर सोशल डिफरेंसेस हो तो सोशल डिवीजन भी हो, जरूरी नहीं है कि अगर ये डाइवर्सिटी है तो वो कहीं ना कहीं भेदभाव में भी बदलेगी। वो भेदभाव में कब बदलती है? वो भेदभाव में तब बदलती है जब हम किसी एक पर दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। याद आया आपको ओवरलैप डिफरेंसेस एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस? तो जो ओवरलैप करने की हम कोशिश करते हैं, जो उसके ऊपर व्याप्त करवाने की कोशिश की जाती है किसी चीज को, वो जाकर डिवीजन पैदा करता है, वो जाकर भेद पैदा करता है। तो अगला हमारा टॉपिक है, चूंकि हम जेंडर डिवीजन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। तो एक बार इन तीनों शब्दों को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि धर्म क्या होता है, एक धर्म किसे कहते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय रिलीजन। अब आप कहते हैं कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है ये धर्म होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये धर्म नहीं होता है। धर्म जो होता है वो एक रास्ता होता है जो आपको ये सिखाता है कि आप अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने गॉड, अपने भगवान को किस तरह से पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो यानी एक्चुअल में देखा जाए तो धर्म कोई भी हमें अपने भगवान से नहीं मिलवाता, वो हमें सिर्फ उसका रास्ता दिखाता है, उसके रास्ते पर हम चलते हैं। लेकिन क्या किसी ने अपने भगवान को देखा है? नहीं पता हमें कि अल्लाह कैसे दिखते हैं, नहीं पता हमें कि भगवान कैसे दिखते हैं, नहीं पता हमें कि गॉड कैसे दिखते हैं, शंकर जी कैसे दिखते हैं। वो तो ठीक है, हमने फोटो देख ली तो हम कह सकते हैं कि ऐसे हैं, बाकी किसी ने एक्चुअल में तो नहीं देखा है। अब हम अपने धर्म के हिसाब से क्या करते हैं, हम अपने धर्म से उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, ठीक है ना। कोई उनकी पूजा आरती करके करता है, कोई माला फेर के करता है, कोई नमाज पढ़ के करता है, कोई जो संडे प्रेयर्स होती है उनके अकॉर्डिंग करता है। अपना अपना तरीका है, कैंडल जलाकर करता है, कोई अगरबत्ती जलाकर करता है, कोई गुरबानी सुन के करता है, कोई गीता पाठ करके करता है, कोई कुरान पढ़ के करता है, कोई बाइबल से करता है। तो अपने अपने तरीके हैं, उसमें आप
धर्म का क्या लेना देना। तो धर्म सिर्फ वो एक तरीका है जो हमें बताता है कि किस प्रकार हमें जाना चाहिए। लेकिन कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि हमारा धर्म बड़ा है, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि हमारे धर्म को दूसरे धर्मों से जो है उच्च स्थिति मिलनी चाहिए। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को मानने का कोई और तरीका नहीं हो सकता। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि इस आधार पर मार काट होनी चाहिए। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि इस आधार पर दंगे होने चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो कौन क्रिएट करता है? वो फिर से इंसानों के दिमाग की उपज होती है। वो फिर से जो डिफरेंसेस है वो डिवीजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये क्रिएट हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? फिर वही तरीका, जब किसी एक चीज को दूसरी चीज पर ओवरलैप किया जाएगा, जब किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से सुपीरियर बनाने की कोशिश की जाएगी, तो अपने आप जो दूसरा धर्म है वो अपनी सुपीरियरिटी को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। और इस होड़ के चक्कर में क्या होता है, कई बार कम्युनल रियॉर्ट्स हो जाते हैं। तो यहां से ये शब्द निकलता है कम्युनलिज्म। ठीक है ना, हमने धर्म समझा। धर्म क्या है? धर्म एक तरह से एक कम्युनिटी है और कुछ नहीं है। धर्म एक कम्युनिटी है, ठीक है ना, कि हम कुछ लोग हैं जो अपने भगवान की पूजा इस तरह से करते हैं। तो धर्म क्या हो गया? धर्म एक कम्युनिटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसी कम्युनिटी से एक शब्द बनता है कम्युनल होना, यानी अपनी कम्युनिटी पर इतने ज्यादा मजबूत हो जाना कि हम दूसरों की कम्युनिटी को कंसीडर ही नहीं करें। अपने संप्रदाय के लिए इतने ज्यादा जो है कठोर हो जाना कि दूसरे के संप्रदायों को हम हीन समझने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है कम्युनल होना। और इसी से शब्द बना है कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता। अपने जो संप्रदायवाद है, संप्रदाय से ही शब्द बना है सांप्रदायिकता। जब हम देखते हैं कि जब इस तरह से घटनाएं होती है जहां एक संप्रदाय जो है दूसरे संप्रदाय पर हावी होने की कोशिश करता है या अपने संप्रदाय को ऊंचा उठाने के लिए किसी भी प्रकार के रास्ते को अपना लेता है, गलत सही कोई भी तरह का, तो उस भावना को, उस प्रक्रिया को सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? हम इस टॉपिक में हमने देखा कि धर्म क्या होता है, फिर हमने देखा कि सांप्रदायिकता क्या होती है, और अब हम देखेंगे कि किस तरह से राजनीति इन चीजों का फायदा उठाती है। देखिए, कोई मतलब नहीं है, राजनीति का धर्म से कोई मतलब नहीं है। या फिर हम ये कहें कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम में लिया जाता है, तो ये भी हम इसमें टॉपिक में समझेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? पॉलिटिक्स यानी राजनीति में हमेशा इन चीजों को जानबूझ के पुश किया जाता है, जानबूझ के इनको आगे लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना। अब धार्मिक विविधता सार्वभौमिक तो नहीं है, लेकिन बहुत व्यापक जरूर है। सार्वभौमिक होने का मतलब है जितनी डाइवर्सिटी, जितनी विविधताएं भारत में है उतनी हर जगह तो नहीं है, लेकिन हाँ हर जगह विविधता मौजूद जरूर है। भारत जैसे कई देशों में न केवल अलग अलग धर्म हैं, बल्कि एक ही धर्म के लोगों में भी सामाजिक मतभेद हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हिंदू धर्म है, हालांकि उसमें 80% लोग हैं, लेकिन वो भी अलग अलग हैं, या तो जातियों में बटे हुए हैं या अलग अलग उपासना पूजा के तरीकों में बटे हुए हैं। Many countries like India not only have different religions, but the people of same religion can also have social differences. लिंग भेद के विपरीत धार्मिक मतभेद अक्सर राजनीति के क्षेत्र में ज्यादा व्यक्त किए जाते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी जेंडर डिवीजन को उठाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उनको पता है जैसे ही जेंडर डिवीजन को उठाया तो आधी दुनिया यानी कि जो औरतें हैं, जो आधी जनसंख्या है, वो अपना हक मांगेगी और हमें देना पड़ेगा, हमें उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन इसी चीज को, धार्मिक मतभेद को, लिंग भेद को नहीं उठाते ये लोग पॉलिटिक्स में, लेकिन धार्मिक मतभेद को राजनीति में बहुत ज्यादा व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा उछालने की कोशिश करते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये कोटेशन जो है आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ऑलवेज यूज्ड टू से दैट पॉलिटिक्स कैन नेवर बी डिफरेंशिएट फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के जनमानस में धर्म जो है वो बहुत गहरे तक बैठा हुआ है। देखो, पश्चिम में और भारत की धर्मनिरपेक्ष होने की जो अवधारणा है वो भी काफी अलग अलग है। अगर आप पश्चिम के देशों में जाएं और वहां पूछें कि सेक्युलरिज्म क्या होता है या धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, तो उनका अर्थ ये होगा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राजनीति और धर्म का कोई लेना देना नहीं, धर्म कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्षता होती है। लेकिन हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म को समान इज्जत दी जानी चाहिए। हालांकि राज्य का कोई धर्म नहीं है लेकिन वो सभी धर्मों की रक्षा करेगा। ये हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं बाकी दुनिया से भारत में बहुत अलग है इसका अर्थ भी। महिला आंदोलनों ने मांग की थी कि सभी धर्मों के पारिवारिक कानूनों को बदला जाना चाहिए। इसको आप ज्यादा गहराई में नहीं जाकर सिर्फ इतना समझिए कि कहीं ना कहीं जो पारिवारिक कानून होते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पारिवारिक कानून क्या होते हैं। देखो बच्चों, जो भी कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार या गोद लेने, ठीक है ना, इन चारों से रिलेटेड जो भी कानून बने हुए हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो तलाक से संबंधित हो, चाहे वो गोद लेने से संबंधित हो, चाहे वो उत्तराधिकार से संबंधित हो कि भाई किसी अगर कोई पिता है तो उसके संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार किया जाना है, किसको हिस्सा मिलना है, किसको नहीं मिलना है, वो सब चीजें जब की जाती हैं तो वो सभी पारिवारिक कानूनों के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में क्या कहा गया है, भारतीय संविधान में, कि जो हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भी पारिवारिक कानून है वो संविधान में मेंशन कर दिए गए हैं, और अन्य धर्मों, जो भी अल्पसंख्यकों से संबंधित जो भी पारिवारिक कानून है, वो सभी पारिवारिक कानून उस धर्म से संबंधित जो भी मेन बोर्ड या मेन इंस्टीट्यूशन है, जो मुख्य संस्था है उस धर्म से संबंधित, उसको दे दी गई है। उससे क्या होता है, उससे भारत कभी भी क्योंकि भारत का कानून किसी भी धर्म में आंतरिक दखलंदाजी नहीं करता, तो इसलिए ये किया गया है। तो महिलाओं की कहीं ना कहीं ये मांग है कि सभी धर्मों के पारिवारिक कानूनों को बदला जाना चाहिए। इसका मतलब सभी को जो है कहीं ना कहीं संवैधानिक बनाया जाना चाहिए। आदर्श विचार और विभिन्न धर्मों से लिए गए मूल्य राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कोई भी धर्म गलत नहीं कहता है, सभी धर्म अच्छी बातें ही कहते हैं। सभी धर्म यही कहते हैं कि हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए। सभी धर्म ये कहते हैं कि हमें भाईचारे के लिए काम करना चाहिए, इंसानों की रक्षा करनी चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सच बोलना चाहिए। मतलब कोई भी धर्म ये तो नहीं कहेगा कि आप झूठ बोला करो, ठीक है ना। तो इसलिए सभी धर्मों से जो अच्छी चीजें हैं वो हमेशा राजनीति में शामिल की जानी चाहिए, और ये राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब तक सभी धर्मों को समान रूप से माना नहीं जाएगा, जब तक समान रूप से रखा जाएगा, तब तक राजनीति के लिए किए गए कोई भी कार्य गलत नहीं होंगे। तो इस तरह जो हार्मोनियस जो कम्युनिटी हार्मोनियस जो हमारे संविधान में दिया गया है, जिस तरह से हर धर्म को सम्मान हमारे संविधान में दिया गया है, अगर वास्तविकता में उन चीजों का पालन किया जाए ना, तो हमारे देश में कभी दंगे हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि सभी को बराबर सम्मान दिया गया है, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट कि सांप्रदायिकता होता क्या है। येट वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस कि व्हाट इज कम्युनलिज्म। तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है, सांप्रदायिकता की समस्या तब उत्पन्न होती है जब एक धर्म के विश्वासों को दूसरे धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कम्युनलिज्म ऑकर्स ऑलवेज when beliefs of one religion are represented as superior to those of other religion। जब दूसरे धर्मों के विश्वास के लिए हम ये कह सकते हैं कि आपके धर्म में जो कहा गया वो गलत है, हमारे धर्म में कहा गया वो सही है। तो ये सब चीजें जब हमारे देश में आ जाती है या हमारे लोगों के बीच में आ जाती है, तो उस भावना को सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म कहा जाता है। This also happens when state power is used to establish domination of one religion group over the rest। और ये तब भी होता है जब राज्य में, जब राजनीति में एक धर्म को दूसरे धर्म पर वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना, और एक धर्म का दूसरे धर्म पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की जाती है। भारत में सांप्रदायिकता के अलग अलग रूप हो सकते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम धार्मिक पूर्वाग्रहों और एक धर्म के दूसरे धर्मों पर श्रेष्ठता को देखते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी रिलीजियस प्रेजुडिसेस एंड द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर रिलीजन। अब प्रेजुडिसेस क्या होते हैं, पूर्वाग्रह क्या होते हैं? जब हम किसी के भी प्रति, चाहे वो इंसान हो, धर्म हो, विचार हो, कुछ भी हो, जब हम किसी के भी प्रति एक नेगेटिव विचार अपने दिमाग में शुरू से ही बना लेते हैं और उसी को बनाए रखते हैं, तो वो ऐसे विचार क्या कहलाते हैं? पूर्वाग्रह कहलाते हैं, प्रेजुडिसेस कहलाते हैं। एक सांप्रदायिक दिमाग अक्सर अपने ही
धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की खोज की ओर ले जाता है। मतलब जो वास्तव में कम्युनल है ना, कम्युनल वो तो यही सोचता रहेगा कि किस तरह अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की जाए, और श्रेष्ठता भी स्थापित नहीं, अपने धर्म का इतना नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा कि किस तरह से दूसरे धर्म वाले को नीचा दिखाया जाए। तो जो कम्युनल होगा वो हमेशा यही सोचेगा, और यही चीजें जो है अक्सर दंगों की ओर लेकर जाती है हमारे देश को। धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी या गुटबाजी जो होती है, और पवित्र प्रतीकों और धर्मगुरुओं का जब प्रयोग किया जाता है, उससे होता क्या है, उससे सांप्रदायिक हिंसा होती है, दंगे होते हैं और नरसंहार होते हैं, उससे लार्ज स्केल मैसेरेक्स होते हैं, उससे लार्ज स्केल रियॉट्स होते हैं, उससे जो है बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस हमारी कंट्री में क्रिएट हो जाता है। कब? जब हम धर्म का प्रयोग राजनीति में इसलिए करते हैं ताकि दूसरे धर्म को नीचा दिखाया जा सके। अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष प्रदेश है, ठीक है ना, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, तो आपको ये चीजें, ये पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं। सबसे पहले, भारतीय राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान का इस्लाम धर्म है या फिर म्यांमार का बौद्ध धर्म है, लेकिन भारत में कहीं भी किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना गया है। प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। Every citizen has the freedom to profess, practice and propagate any religion। ठीक है, संविधान धार्मिक आधार पर भेदभाव को भी रोकता है। The Constitution prohibits discrimination on religious ground। तो ये हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके आधार पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। धार्मिक समुदायों के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है। To ensure equality within religious communities, the Constitution has banned the act of untouchability। तो ये वो प्रोविजन है, ये वो प्रावधान है जो हमारे संविधान में किए गए हैं ताकि भारत को एक वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राज्य या राष्ट्र बनाया जा सके। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में। अब देखो, ये कास्ट पॉलिटिक्स है क्या? बड़ा ही इंटरेस्टिंग कार्टून कैरिकेचर है ये, जो आपको खुद ब खुद बता देता है कि कास्ट पॉलिटिक्स है क्या। लोगों को कास्ट का चारा दिखाया जाता है, कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है, ना तो वो उनको लक्ष्य हासिल करने दिया जाता है और ना उनको रुकने दिया जाता है। मतलब उनको आगे से आगे अपने फायदे के लिए यूज किया जाता है, और यूज कौन करता है? नेता लोग करते हैं, ठीक है ना। तो जितना लैंगिक भेदभाव को तो बिल्कुल उठाया ही नहीं जाता राजनीति में, धार्मिक भेदभाव को भी कहीं ना कहीं एक लिमिट तक ही उठाया जा सकता है, क्योंकि हमारे संविधान ने प्रोविजन कर दी है। तो अब नेताओं के लिए, जनता के आगे फेंकने के लिए चारा क्या बचता है? ऐसी जो जातिगत राजनीति होती है वो। तो ये इस कैरिकेचर में बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि किस तरह से नेता, किस तरह से राजनीति में कास्ट को मिसयूज किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है, कास्ट को मिसयूज किया जाता है। So we're gonna read now what is caste politics। जातिगत राजनीति क्या होती है? जातिगत असमानता, सबसे पहले ये समझते हैं जातिगत असमानता क्या होती है। सबसे पहले हमारे देश में, या जो हम सनातन धर्म कहें, आज से 3000-4000 पहले जब भी धर्म की या किसी भी प्रकार की समुदायवाद की स्थापना हुई, तो उस समय क्या थे, हमारे समाज में अलग अलग लोग अलग अलग काम करते थे, क्योंकि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, तो उसे अलग अलग व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो ऐसे में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करते थे, और वो काम के आधार पर, ठीक है ना, जन्म के आधार पर नहीं, काम के आधार पर उनको क्या किया गया था? अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था, जिनको हम क्या कहते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, ठीक है ना। तो ये जो 4 हैं वर्ग बन गए थे, लेकिन ये कहीं भी जन्म आधारित नहीं थे, ये कर्म आधारित थे। मतलब जो जैसा काम कर रहा है वो वैसे वर्ग में चला जाएगा। अब जो पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे थे, जो शिक्षा देने लेने का काम कर रहे थे, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। जो राज्य कर रहे थे, राज्य की सुरक्षा कर रहे थे, राज्य में शांति व्यवस्था बना रहे थे, इस तरह के काम कर रहे थे, उनको क्षत्रिय कहा गया। जो व्यवसाय कर रहे थे, जो खेती कर रहे थे, या इस तरह के सारे जिनको हम कह सकते हैं आर्थिक गतिविधियों में लिप्त थे, उनको वैश्य कहा गया। और इसके अलावा जो समाज के अन्य छोटे मोटे काम, जैसे साफ सफाई, सेवा लोगों की, या फिर इस तरह के काम कर रहे थे, उनको क्षुद्र कहा गया।
अब वो काम जो है वो अपनी अपनी मानसिक योग्यता, अपनी शारीरिक योग्यता और अपनी रुचि के अनुसार कर रहे थे। भाई किसी को देश की रक्षा के लिए जाना होता था तो वो क्षत्रियों में शामिल हो जाता, किसी को व्यापार करना होता वो वैश्यों में शामिल हो जाता, कोई इस लायक नहीं था कि ज्यादा पढ़ लिख सके और कुछ भी काम कर सके तो वो किसी के भी यहाँ नौकरी करने लगता, वो शूद्रों में शामिल हो जाता। तो वो कहीं भी किसी भी तरह से वो जन्म आधारित नहीं थे जैसे आज है कि अगर आप किसी बनिए के घर पैदा हुए तो आप बनिए ही होंगे, अगर आप किसी लोहार के यहाँ पैदा हुए तो आप लोहार ही होंगे। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले ऐसा था कि जब जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, बच्चे का विकास होता है, वो बच्चा ये पहचान लिया जाता है कि उसकी अपनी एटीट्यूड्स क्या है, एप्टीट्यूड्स क्या है, उसकी अपनी जो है रुचियां क्या है और उसी के अकॉर्डिंग वो उस काम में चला जाता था। तो कोई झगड़ा भी नहीं था, किसी प्रकार का कोई डिवीजन भी क्रिएट नहीं था। डिफरेंसेस तो थे लेकिन वो डिविजन्स नहीं बन रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब कर्मा पे डिपेंड हो गए, ये सब जो है कर्म आधारित हो गए। जैसे जैसे कर्म आधारित हुए वैसे वैसे हमारे समाज में डिफरेंसेस आते गए, डिविजन्स होते गए, हमारा समाज बढ़ता गया। अब हमने क्या किया, अब हमने वर्गों को जातियों में बांटा, जातियों को फिर गोत्रों में बांटा, गोत्रों को फिर अलग अलग शासनों में बांटा और इस तरह हम बढ़ते ही चले गए। और उससे भी बुरा जब तक ये था तब तक तो फिर भी ठीक था, चलो कोई बात नहीं, जो जिस जगह पैदा हुआ है या जिस जाति में पैदा हुआ वैसा काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने एक जाति को दूसरी जाति से ऊपर या नीचे रखा। वहां क्या हुआ, वहां मुख्य रूप से भेद शुरू हो गए। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पेरियार स्वामी नायकर जैसे राजनीतिक नेताओं और समाज सुधारकों ने जाति समानताओं पर आधारित समाज की स्थापना की वकालत की और काम भी किया। All they have worked for the equality in caste for our society, and they always tried to vanish all kind of discrimination which was there in our society according to caste and creed. They worked for the people who was non-privileged, who was downtrodden, तो उनके लिए उन्होंने काम किया, दलितों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो पिछड़े हुए थे। ठीक है ना। तो इन लोगों का, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये बुक में भी मेंशन है। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर। ठीक है ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे समाज में जाति असमानताओं को दूर करने के लिए बहुत काम किया था। अब क्या हो रहा है, अब आर्थिक विकास के कारण जाति पदानुक्रम की ये पुरानी धारणा टूट रही है और उसके अलावा शहरीकरण, साक्षरता, व्यावसायिक गतिशीलता में वृद्धि। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जो कास्ट रिलेटेड हमारी सोसाइटी है उसमें कहीं ना कहीं चेंज आ रहे हैं, क्या हमारे समाज की जो जातिगत व्यवस्था है उसमें बदलाव दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो उसके कारण क्या है। तो उसका आंसर होता है यस, वी कैन सी ऑल द चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ कास्ट रिलेटेड सोसाइटी। हमारे समाज में जाति पर आधारित ये जो समाज हमारा बना हुआ है उसमें बदलाव आ रहे हैं और जो जातिगत पुरानी धारणाएं हैं वो टूट रही हैं। इनके कारण क्या हो सकते हैं, इसका सबसे पहला कारण हो सकता है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। ठीक है ना। अर्बनाइजेशन कैसे हो सकता है, लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं, इसमें ऐसे में क्या होता है, वो एकल परिवार होते हैं, पूरे के पूरे ऐसा तो नहीं है कि चाचा बाबा मामा ताया सबको उठा के अपने साथ ले जाएं। लोग गांव से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं अपने अपने परिवारों को लेकर, अपनी पत्नी अपने बच्चे, ज्यादा से ज्यादा अपने माता पिता। तो ऐसे में जो सामाजिक दबाव होता है लोगों पर जातिगत, वो कम होता जा रहा है और इससे क्या होता है, इससे शहरों की वो जो अलग कम्युनिटी या इसको कहते हैं कि अलग एक एनवायरनमेंट बना होता है, वहां ढलते ढलते वो जातिगत अवधारणाओं से इतना ज्यादा बंधा हुआ नहीं रह पाता। उसके अलावा एजुकेशन, जैसे जैसे लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वैसे वैसे उन्हें समझ आ रहा है कि जितना ज्यादा हम इस तरह से जातिगत प्रभाव में बंधते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक होगा। उसके साथ साथ जो व्यावसायिक गतिशीलता है, जो मोबिलाइजेशन है, मोबिलाइजेशन इन और यू कैन से ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं व्यावसायिक गतिशीलता, यानी कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी ने फलां जाति में जन्म लिया है तो वो यही काम करेगा। भाई जरूरी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने लोहार के यहाँ जन्म लिया है तो वो लोहे का ही काम करेगा, वो पढ़ लिख कर टीचर भी बन सकता है, वो और ज्यादा पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकता है। तो इस तरह से जो मोबिलिटी है, खास करके ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, उसकी जो चेन्स टूट रही हैं, उसकी जो जंजीरें टूट रही हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं जाति व्यवस्था भी हमारे समाज में कमजोर पड़ती जा रही है। और साथ ही साथ ये ऊंच नीच की धारणा है, ये भी कुछ कम हो गई है पहले से।
साथ ही भारत के संविधान ने भी किसी भी जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित किया हुआ है। हालांकि फिर भी हमारे भारत से जातिगत भेदभाव गायब नहीं हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, येट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हैज नॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम कंटेम्पररी इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो राजनीति है उसमें जाति काम करती है। राजनीति में जाति किस तरह से काम करती है, देखो दोनों एस्पेक्ट पढ़ेंगे। राजनीति में जाति कैसे काम करती है और जाति में राजनीति कैसे काम करती है, बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो किस तरह राजनीति में जाति का जो काम है वो क्या है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, मतदाताओं की जाति संरचना को ध्यान में रखते हुए चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। Political parties choose their candidates for elections keeping in mind the caste composition of the electorate। तो जहां से चुनाव लड़ना है वहां जिस जाति के लोग ज्यादा हैं उसी को दे दो सीट भाई, वहां उसी की जो है कम्युनिटी से कोई ना कोई खड़ा कर दो वहां पर, ताकि वो जीत सके, ताकि उस जाति के ज्यादा से ज्यादा वोट हमें मिल सके। और विभिन्न जातियों को प्रतिनिधित्व देकर ही सरकारें बनती है। आपने देखा होगा कि किस तरह जब मंत्रिमंडल बनते हैं या फिर चुनाव में टिकट बांटे जाते हैं तो जातिगत संतुलन को ध्यान में रखा जाता है। अब ये सब मुद्दे हमसे बिल्कुल अछूते नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इन पर बात करेंगे तो हम बहुत ज्यादा गलत साबित हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब मुद्दे हम डे टू डे अखबारों में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह टीवी में ये आ रही है कि जातिगत संतुलन को साधा गया है। तो ये सब चीजें राजनीति जो है जाति में लेकर आए हैं। तो ये राजनीति का जाति में प्रवेश होने से क्या हुआ है, विभिन्न जातियों को प्रतिनिधित्व देकर ही सरकारें बनाई जाती है। फिर चुनावों के दौरान राजनीतिक दल आवश्यक वोट जुटाने के लिए जातिगत भावनाओं की अपील करते हैं कि खास करके जब रिजर्वेशन देना होता है, आरक्षण देना होता है या नहीं देना होता है, तो इस तरह की जातिगत चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। During elections, political parties make appeals to caste sentiments to muster the necessary votes। देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है हालांकि, इसलिए हर पार्टी को चुनाव जीतने के लिए एक से अधिक जाति का विश्वास जीतने की जरूरत होती है। तो वो उसमें संतुलन बिठाने के लिए क्या करते हैं, उसमें संतुलन बिठाने के लिए कई बार उनको अलग अलग तरीके से प्रलोभन देते हैं कि आप इसको जिताइए, बदले में हम आपकी जाति के लिए ये काम करेंगे। तो वो एक से अधिक जातियों का संतुलन बिठाना भी कई बार बहुत जरूरी होता है। अब इससे क्या होता है, इससे अन्य जो जातियों वाले लोग होते हैं वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं, वो अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं, वो अपने आप को अधिक जो है अलग महसूस करते हैं। और इसी वजह से कई बार ये चीजें जो है कम्युनल रियॉर्ड्स का रूप ले लेती हैं, ये कास्टल रियॉर्ड्स का भी रूप ले लेती हैं। लेकिन यह देखा गया है कि मतदाताओं का राजनीतिक दलों से गहरा लगाव होता है और कई बार वो अपनी जाति से परे जाकर भी वोट देते हैं, जो कि शायद एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से काफी अच्छा होता है। अब हमने पढ़ा कि राजनीति में जाति किस तरह से काम करती है। अब देखो जाति में राजनीति कैसे काम करती है। जाति में राजनीति ऐसे काम करती है कि वो जातियों के जो वर्ग होते हैं उनको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए और फिर अपने काम में अपने ही फायदे के लिए साधने की कोशिश करते हैं। कैसे, राजनीति भी जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। प्रत्येक जाति समूह एक दूसरे समूह पर हावी होने की कोशिश करता है। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू डोमिनेट अदर ग्रुप्स। विभिन्न जाति समूहों के अन्य जातियों के साथ गठबंधन करने की आवश्यकता होती है। जरूरी ये है कि वो है एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। पिछड़े और अगड़े जैसे नए जाति समूह जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में आ गए हैं। अब ये नहीं है कि ये फला जाति है, ये फला जाति, ये कहा जाता है कि ये तो बेचारे पिछड़े हुए लोग हैं और ये अगड़े हैं। यानी कि जातियों को ये खुद ब खुद राजनीति के माध्यम से महसूस कराया जाता है कि आप बैकवर्ड रह गए हो, आपके आगे आना पड़ेगा, और जो आगे हैं उनको ये महसूस कराया जाता है कि आप आगे हो तो आप आगे ही बने रहो। तो ये दोनों तरह से अपने अपने हितों के तुष्टीकरण के लिए काम करते हैं। जाति की राजनीति ने दलितों और ओबीसी जातियों के उत्थान में कहीं ना कहीं मदद की है, लेकिन इससे ये फायदा हुआ है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको रिजर्वेशन मिला है, उनको आरक्षण मिला है और आगे आने में जो वास्तव में पिछड़े थे उनको आगे आने में मदद मिली है। ये सच है कि किसी एक जाति के प्रति विशेष ध्यान नकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इट इज ट्रू दैट एक्सक्लूसिव अटेंशन टुवर्ड्स अ सिंगल कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स। अब ये
वो तस्वीर है जो हमें दिखाती है कि हमारा इंडिया कितना डाइवर्स है। ठीक है ना, हम डाइवर्सिटी या विविधता जिसको हम कहते हैं वो हमारे भारत में कहाँ तक बैठी हुई है, बहुत ज्यादा। चाहे वो स्पिरिचुअल हो, मटेरियलिस्टिक हो, इंडिविजुअलिज्म हो या कलेक्टिविज्म हो, म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो और टॉलरेंस हो, हर चीज हमारे इंडिया में जो है हमारी डाइवर्सिटी को हमेशा फ्लोरिश करने की कोशिश करती है, हमारी विविधताओं को फलने फूलने में मदद करती है। और ये विविधता, यही तो हमारे देश की संस्कृति की पहचान है। ठीक है ना, तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, ये इसलिए कहीं नहीं पढ़ा कि अगर आप फेमिनिज्म से बिलीव करते हो या पैट्रियार्कियल सिस्टम में बिलीव करते हो तो आपस में लड़ो, आप किसी एक धर्म या दूसरे धर्म में विश्वास करते हो तो आपस में लड़ो, या आप जातिगत राजनीति में विश्वास करते हो तो आपस में लड़ो। ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया गया है ताकि आप ये समझो कि किस तरह भारत में डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, और किस तरह लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए उन डाइवर्सिटीज को, डिफरेंसेस को जो है डिविजन्स में बदल रहे हैं, किस तरह इससे हमारे देश में विविधता को जो है वो भेद बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत में अब सामाजिक और धार्मिक विभिन्नता या विविधता जो कहते हैं, जिसको डाइवर्सिटी कहते हैं, वो किस तरह से होती है। भारत की जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्षों में होती है, डिकेडियल जो है हमारी सेंसस की जाती है, इंडिया की सेंसस, वो हर 10 साल में एक बार होती है। देश के 6 प्रमुख धार्मिक समूहों का वर्तमान जनसंख्या अनुपात हमें क्या दर्शाता है कि स्वतंत्रता के बाद से प्रत्येक समूह की कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई, लेकिन जनसंख्या में उनका अनुपात बहुत ज्यादा नहीं बदला है। और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रत्येक धर्म जो है अपने अनुपात में ही फला फूला है, यानी किसी को भी ये नहीं है कि दबाया गया है और उसको बढ़ने से, उसको फ्लोरिश होने से रोका गया है। The present population proportion of 6 major religious groups in the country show that since independence, the total population of each group has increased, but their proportion in the country's population has not changed much. बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। और साथ ही एक और बहुत अच्छी बात यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या एक साथ देश की जनसंख्या का 2/3 है, लेकिन उनको भी आगे आने में बहुत मदद की जाती है भारत में। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस population together accounts for 2/3 in the country's population. ठीक है ना, लेकिन but still our constitution is providing a lot more things just for their upliftment. तो हमारे देश में इस डाइवर्सिटी को फ्लोरिश करने, इस विविधता को फलने फूलने के लिए पूरी जगह दी गई है। हमारे संविधान में हर एक प्रोविजन, हर एक प्रावधान इस प्रकार से किया गया है कि वो बिना किसी को एक दूसरे से कमतर फील कराए सबको आगे आने के लिए मौके देता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही जो समझने लायक चैप्टर था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो जल्दी ही मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ ही, तब तक के लिए थैंक यू।